नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पे हम लगाएंगे रीजनिंग का टेस्ट और ये यूपीएसआई में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस वीडियो पे कवर करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है, यदि P इज ग्रेटर देन इक्वल Q इज ग्रेटर देन R, A इज ग्रेटर देन C, C इज इक्वल टू D, F इज ग्रेटर देन D, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत होगा। अब ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, ए नंबर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, चलो इसको छोड़ देते हैं। आगे बी नंबर देखते हैं, लिखा हुआ P इज ग्रेटर देन इक्वल R, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि P क्या R से बड़ा है। अब ये बताओ, P जो है Q से बड़ा है तो R से भी बड़ा होगा, क्योंकि Q जो है R से क्या है, बड़ा है, तो P भी Q से बड़ा होगा। इसका मतलब P जो है R से भी बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। आगे ऑप्शन देखते हैं, सी नंबर, F इज ग्रेटर देन C। अब देखो F जो है D से तो बड़ा है, लेकिन D C अगर आपस में बराबर हैं तो F भी हमारा क्या होगा, C से बड़ा होगा। इसका मतलब ये भी बात सही है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ A इज लेस देन D, यानी A जो है D से क्या है, छोटा है। अब देखिए छोटा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि A जो है C से क्या है, बड़ा है। और C और D आपस में अगर बराबर होंगे तो इसका मतलब A जो है हमारा C से क्या होगा, C से तो बड़ा है, D से भी बड़ा होगा, ठीक है ना। दोनों आपस में क्या है, बराबर है C और D, तो इसके अकॉर्डिंग तो A जो है D से बड़ा होना चाहिए, जबकि छोटा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न में बोला गया था गलत बताना है, संबंध गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे, ठीक है ना, गलत वाला पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए ये सवाल जो हमारा है, आप एक तरीके से मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये रो कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है, ये बाई ऑप्शन से लगाए जाते हैं। जब भी इस टाइप का सवाल हो, एक चार्ट बना हो, ऑप्शन दिए हो, तो उनको हमेशा ऑप्शन से ही लगाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो जीरो जीरो है तो पहले रो पे देखेंगे, जीरो ये है, जीरो कॉलम में देखेंगे ऊपर से डी आया, बिल्कुल सही है, डी डी सी ए हमें लाना है। पहले तो नंबर पे डी आया, दूसरे वाले से थ्री टू से भी डी आना चाहिए, तो देखते हैं थ्री यहाँ पर है और टू यहाँ पर है, यहाँ पर भी डी आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं थ्री वन पे, तो थ्री ये है और वन यहाँ पर सी भी आ रहा है, चलो ये भी मैच कर गया। लास्ट वाला देखते हैं टू टू, यानी टू हमारा यहाँ पर है, टू रो में यहाँ पर आ रहा है, कॉलम में यहाँ से आ रहा है, ई आना चाहिए ना, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सी नंबर को चेक कर लेते हैं, जीरो जीरो, देखिए जीरो जीरो से डी आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला तो करेक्ट है। वन वन से अगर हम बात करते हैं तो भी हमारा डी आ रहा है, देखो वन यहाँ से वन इधर से, रो कॉलम से, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं थ्री वन की, यानी थ्री हमारा देखिए थ्री तो यहाँ है और वन यहाँ, यानी ये वाला आ रहा है, यानी ये भी मैच कर गया। अब लास्ट वाला मैच कर गया, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं फोर लिखा हुआ है, फोर के बाद हमें टू में भी पहुंचना है, रो में फोर है और टू में कॉलम है ना, तो ए आ गया। तो पहले रो से स्टार्ट करेंगे फिर कॉलम, इस तरीके से देखेंगे ना, फोर टू हमारा मैच कर गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर कंट्री और पॉपुलेशन के बारे में लिखा हुआ है, चार टाइप का सवाल है, और ये भी यूपीएसआई में ही पूछा गया था। जापान की आबादी रूस की आबादी की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जापान की आबादी कितनी है, 12.6 है। अगर हम बात करते हैं रूस की आबादी यानी रसिया, 14.3, कम में पूछा गया है। देखो इधर से बढ़ेंगे तो अधिक में पहुंचेगा, कम में पहुंचना है तो ऐसे पहुंचेंगे तभी तो होगा ना। 12.6 से 14.3 हुआ तो बढ़ा, और 14.3 से 12.6 में पहुंचेंगे ना तो कम होगा। कम में पूछा है यानी हमें ये वाला चलना है, ठीक है ना। तो 14.3 में से 12.6 पहले क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका आएगा 1.7 आएगा। अब बेस कहाँ से रखा जाता है, जहां से स्टार्टिंग होती है। अधिक से कम की तरफ जा रहे हैं ना, तो अधिक वाला बेस में रखा जाएगा, ये भी याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है परीक्षाओं में कि अधिक कम वाले में किसको बेस रखेंगे। बेस में आएगा 14.3, परसेंटेज में पूछा गया है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 11.8% आएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया, लगभग पूछा गया है, तो लगभग में ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 12%। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, और ये देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लिखिए। अब इतना सिंपल सवाल है, चाहो तो देखो 9 चौको 36 वर्गमूल लोगे 6 आएगा, 16 एक 44 12 आएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आएगा 20 है ना। तो यहाँ पर देखो कई तरीके हैं, ये तो इस तरीके से भी लगा सकते हो, 16 × 25 करेंगे 400 आएगा, 400 का वर्गमूल लेंगे तो आपका कितना आएगा, 20 आएगा। या ऐसे निकाल लो, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा, 3 × 2 कितना होता है, 6।
इसी तरीके से 3 आएगा, 4 आएगा, दो तरीके से है, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें बताना है काउंट करके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुजों की संख्या हम काउंट कर लेते हैं। देखो ये वाले जो शेप इस तरीके से जब बनता है, हमने बताया इस तरीके से शेप जब बनता है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है ना। इस वाले में 3 तो हो गए, और आगे हम बात करते हैं दूसरी ये आकृति देख रहे हैं, ये वाली देख रहे हैं ना, ये वाली, इसमें भी 3 होंगे, और इस तरीके से इसमें भी 3 होंगे। तो 3 3 6 9 तो आपको ऐसे ही दिख रहे हैं। इसके बाद देखो ये वाला एक बना देगा ना, ये इस तरीके से 9 1 10, इसी तरीके से एक ये बना देगा 10 1 11, एक ये बना देगा 12। तो यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 12 होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, कुछ नहीं था इसमें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें 6 नंबर वाले पता करना है, लेकिन उसके ठीक पहले 5 होना चाहिए। तो देखो 5 होना चाहिए, तो कहाँ पर है, यहाँ पर देखो एक हमारा 564 में देखो 6 के पहले क्या है, 5 है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाद में 7 नहीं होना चाहिए, 7 तो नहीं है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे और नंबर ट्राई करते हैं। और यहाँ पर देखिए 568 को ध्यान से देखिए, 6 के पहले 5 है ना, और 6 के बाद बोला है कि 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कितने नंबर, आप 2 ही हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है इस प्रश्न में आकृतियों के 2 समूह दिए गए हैं, और यहाँ पर हमें बताना है किस पैटर्न पे ये फॉलो कर रहा है। इस तरीके से देख रहे हैं ना, ये प्रश्न आकृतियां बनी हुई हैं, फिगर काउंटिंग मतलब फिगर से रिलेटेड है, आपको पहचानना है कि किस तरीके से लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों ये वाला जो इसको देखिए, और दूसरे वाले जो ये इस ब्लॉक को देखिए, पहले इतना इतना हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ऑप्शन में इतना ही सेट आ रहा है ना, तो ये देखो ये ऐसे था, ऐसे इस तरीके से ऐसे बना था, और अगले स्टेप पे हमने देखा ये ऊपर की तरफ चला गया। तो आप कहेंगे ये 90 डिग्री बना दिया, क्योंकि देखो इस तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा ये, तो ये देखो ऐसे था और ऐसे हो गया, तो आपको दिख रहा है ना 90 डिग्री पे बना रहा है, ये 90 डिग्री पे बना रहा है। और ये देखो ये ऐसे था, मान लो ये ऐसे था, अब ये ऐसे था और ऐसे आ गया, तो ये 45 डिग्री पे घूम रहा है, ठीक है ना। ये वाला देख रहे हैं ना 45 डिग्री पे घूम रहा है। इस तरीके इसको घुमा देंगे, तो देखो ये वाला घुमाएंगे इसको, अभी इस वाले को देखेंगे ना, इसी के पैटर्न को आगे फॉलो करेगा। तो ये जो इस तरीके का बना हुआ है इसको घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ तो सभी में आ रहा है। चलो और बढ़ते हैं। ये वाला देखिए जब इसको घुमाओगे इस वाले को, तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे कहाँ पे बना हुआ है, ये इस तरीके का बनेगा। तो इस तरीके का देखो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। चलो इन दोनों में हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों इसको फिर से घुमाएंगे, देखो ये वाला जो बना था ये, इसको आप देख रहे हैं ना, ये वाला जब ये घुमा था तो ये 45 डिग्री घुमा था, तो इसको भी 45 डिग्री घुमाएंगे ना, तो इस तरीके का बनेगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको तेजी से सोचना है, एक 90 डिग्री पे घूम रहा है, एक 45 डिग्री पे घूम रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आप घुमा लेंगे रोटेशन में, आपका आंसर निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है एक व्यक्ति 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, वह 1 मिनट में 6 फीट चढ़ जाता है लेकिन फिसलकर 4 फीट नीचे आ जाता है, तो ऊपर पहुंचने में उसे कितने मिनट का समय लगेगा। जब भी इस टाइप का सवाल हो, खंभा का जो है कितने मीटर का ऊंचा है, 60 यानी 60 मीटर का ऊंचा है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि 1 मिनट में 6 मीटर तो चढ़ता है लेकिन फिसल कर 4 फीट नीचे आ जाता है, यानी उसी 1 मिनट के दरमियान दो प्रकार का प्रोसेस होता है, एक बार चढ़ता है 6 और फिर उतर आता है 4, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 1 मिनट में कितना चढ़ेगा, 6 चढ़ा है 4 उतर आया, यानी 2 ही फीट तो चढ़ेगा। इसका मतलब 1 मिनट में जो व्यक्ति है 2 फीट चढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर चढ़ना उतरना बार बार होगा, लेकिन लास्ट में पूछा गया है ना ऊपर पहुंचने में उसे कितने मिनट लगेंगे, यानी एक स्टेप ऐसा आएगा लास्ट में कि सिर्फ उसको चढ़ा देना है, ऊपर चढ़ जाएगा, फिर उतरने की जरूरत नहीं है। तो देखो ऊपर चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, ये प्रोसेस तो बराबर हो रहा है, उतरना चढ़ना चढ़ना उतरना, लेकिन लास्ट वाला क्या होगा, एक सिर्फ चढ़ना ही होगा। तो ऐसा करते हैं, लास्ट में चढ़ाना है तो जितना चढ़ रहा है ना, पहले उसको इस डिस्टेंस जो 60 फीट का है उसमें से पहले हटा देंगे, तभी तो वो एक्स्ट्रा होगा ना, क्योंकि लास्ट में चढ़ ही जाएगा, तो उसको पहले हटा देते हैं। तो 6 हटा देंगे तो हम ये मान लेते हैं कि जो खंभा है वो 54 फीट का है। अब 54 फीट का चढ़ाना है तो इसमें कहेंगे आप 27 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कहेंगे 27 से कर दो, यानी हम कह सकते हैं 27 मिनट में 54 फीट चढ़ गया।
अब जैसे ही अगला मिनट आएगा तो वो 6 फिर चढ़ेगा। तो 54 6 कितना होता है 60, यानी हमारा टाइम कितना लगेगा 28 मिनट लगेगा। जब भी इस टाइप के सवाल हो तो जितना चढ़ता है पहले टोटल जो चढ़ना है उसमें से माइनस कर दिया करिए, फिर हमारे पास जो बचेगा वो चढ़ना उतरना यानी दोनों प्रकार के बचेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से लगाएंगे आपका जल्दी लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आयत की संख्या बताइए। अब देखिए आयत की काउंटिंग का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ से भी कर लेंगे, ये रो है कॉलम में भी कर लेते हैं 3 4। अब जब भी इस तरीके का नंबर होना इन सब को जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10 होगा, इधर से भी जोड़ लीजिए, यहाँ पर भी 10 होगा, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 100। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत की संख्या कितनी हो जाएगी 100। बहुत ही सिंपल तरीका होता है, कोई इसमें कठिन बात नहीं है। ठीक है ना, आयत निकालने का यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर इसी प्रश्न में वर्गों की संख्या पूछ लिया होता, क्या पूछ लिया होता वर्गों की संख्या, तो वर्गों की संख्या के देखिए कैसे निकालते, नंबरिंग वैसे ही करते 1 2 3 4, यहाँ पर भी था 2 3 4। अब देखो 4/4 था ना, तो पहले इनका मल्टीप्लाई करते 4 × 4। ठीक है ना, फिर इसमें से एक एक कम कर देते 3 × 3, फिर 2 × 2, फिर 1 × 1, ये करना पड़ता है। तो यहाँ पर आता 16, फिर कितना आता 9, फिर आता 4, फिर आता 1। तो 16 9 कितना होता है 25 4 29 यानी 30। तो अगर इसमें पूछ लिया होता वर्गों की संख्या बताइए तो फिर कितना होता, इसका आंसर 30 हो जाता। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया जब इस पारदर्शी शीट को बिंदी वाली रेखा पर मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार का पैटर्न निर्मित होगा। अब देखिए ये भी प्रश्न देखिए पूछा गया है उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक में। अब देखो इसको बोला गया मोड़ना है। अब देखो इसको अगर मोड़ दोगे तो बिंदी तो इसके भीतर घुस जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला मोड़ोगे तो इसी के ऊपर चिपक जाएगा ऐसे। तो इसका जो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, 11 नंबर है ना। चलिए तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसमें जब मोड़ दोगे तो ये बिंदी वाला तो इसके अंदर ही समा जाएगा, और ये वाला जो है ना, हाँ ये वाला जो है इसी में ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा तो इसी के ऊपर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर इसका मैच करेगा बी नंबर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, इस तरीके से जब इसके ऊपर इसको ऐसे रख दोगे तो यही आकृति बनेगी और ये बिंदी वाला इसमें पहुंच जाएगा, बस हो गया। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। अब देखो वर्ग हमें काउंट करना है। अब देखो वर्ग काउंट कर सकते हैं, यहाँ से देखो 1 2 3 और 1 1 2 3 यानी 3/3 का है। तो 3/3 का हमने क्या बताया, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो। अब दोनों से एक एक कम करते हैं, यानी 2 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 1 × 1 करेंगे 1 आएगा। 9 4 13 1 14, 14 तो ऐसे ही दिख रहे हैं। इसके बाद एक ये 15 16 17 18, यानी 14 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया 18 हो गया। अब इसमें देखो एक ये छोटा वाला 19, एक 20, एक बड़ा वाला ये भी बना रहा 21 और एक ये 22। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे 22 होंगे। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर इसका नहीं दिया है तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर आएगा 22 आएगा। वर्गों की संख्या कितनी आएगी 22 आएगा। ठीक है ना, चलिए 22 आएगा। आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए पूछा गया है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। लिखा हुआ दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिए वर्गों की संख्या पूछ लिया है। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5 तो ऐसे ही आपके दिख रहा है 5 5 10 11 12 13 14, बस हो गया, सिंपल था। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी 14 होगी। काउंटिंग कर लेंगे तेजी से, बहुत कोई कठिन सवाल नहीं था। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए लिखा हुआ नीचे दी गई संख्या के अनुक्रम में कितने ऐसे 8 हैं जिनके तुरंत पहले 6 है परंतु उसके बाद में 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब हमको बताना है कि इसमें ऐसे हमारे 6 कितने हैं। ठीक है ना, साफ साफ पढ़ लिया होगा। कितने ऐसे 8 हैं जिनके तुरंत पहले 6 होना चाहिए। 8 के पहले 6 होना चाहिए। 8 के पहले देखो 6 है, 8 है ना, 8 के पहले 6 है कि नहीं है। चलो एक ये हो गया हमारा। और देख लेते हैं, 8 के पहले 6 होना चाहिए। 8 के पहले 6 होना चाहिए, ठीक है, परंतु 3 नहीं होना चाहिए। चलो एक ये हो गया। और देख लेते हैं 8 के पहले, ये वाला होगा नहीं, 3 आ रहा है, एक ये हो गया। 8 के पहले 6 है तुरंत 3 नहीं है।
और देख लेते हैं। 8 के पहले 6 है, 3 नहीं है, एक ये हो गया। 8 के पहले 6, एक ये हो गया, ठीक है ना। और 8 के पहले 6 ये भी हो गया। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5। तो हमारे इसमें कितने हो गया टोटल? आपको दिख गया ना, 5 है, यानी 8 है। 8 तो होना ही चाहिए। उसके पहले 6 यानी 8 के पहले 6 और उसके बाद 3 नहीं होना चाहिए, कोई और नंबर होगा चलेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा गया, कितने होंगे। देखो इसमें जो ट्रायंगल होंगे, ऑप्शन जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, 10 20 18 21 या अधिक। तो इसमें जब भी इस तरीके का ऑप्शन लिखा होता है ना, इतना या अधिक, तो 100% लगभग वही आंसर सही होता है। हालांकि काउंट कर लीजिएगा, 21 से ऊपर ही आएंगे या 21 भी आ सकते हैं, तो इसको काउंट कर लेते हैं तेजी से। अब देखो काउंटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो छोटे छोटे गिन लो कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 10 ट्रायंगल तो हमारे छोटे छोटे ही हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखो एक डबल वाला 11 हो जाएगा, एक ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना, एक ये 12, और इस तरीके से एक ये 13 हो जाएगा, फिर ये 14, ठीक है ना। और इस तरीके से 14 के बाद एक ये बना देगा 15, फिर ये 16, 16 के बाद अभी और भी बनाएगा हमारा, 16 के बाद एक ये बना देगा 17 18। इस तरीके से काउंट कर लीजिएगा। बाकी जब भी इस टाइप के सवाल होते हैं ना, तो हमेशा जब ऑप्शन में या लगा के लिखा होता है तो वही लगभग सही होता है, जितने भी सवाल पूछे गए अभी तक। तो काउंट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 या 21 अधिक होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है आपने शॉपिंग मॉल में एक खोया हुआ पर्स पाया, आप क्या करेंगे? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। पर्स को एक सुरक्षित जगह पर छिपा देंगे, और आगे लिखा हुआ है पर्स को वहीं छोड़ देंगे, और इसके बाद पर्स को मॉल के सुरक्षा कर्मी को सौंप देंगे, ठीक है ना। और पर्स को पास के दुकानदार के पास छोड़ देंगे। अब बताइए क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप क्या करेंगे? पर्स को माल के सुरक्षा कर्मी को क्या कर देंगे? सौंप देंगे, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक खोया हुआ पर्स पाते तो क्या करेंगे? सुरक्षा कर्मी को वहां पर हम सौंप देंगे, ताकि वो जिसका भी होगा, अगर कोई बंदा अगर आएगा वहां पर तो उसको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ता है ऐसे सवालों को। और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न पूछा गया है कौन सी आकृति दी गई अन्य तीनों आकृतियों से भिन्न है। अब देखो इसमें से भिन्न पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए भिन्न इसमें क्या हो सकता है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन बने गए हैं और इसमें भिन्न बताना है। तो थोड़ा ध्यान से आप देखिए, ये देखो जिस तरीके से ये बना हुआ है वैसे ये भी बना हुआ है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर देखो एक तरफ ये बना हुआ है, एक ही तरफ एरो है, एक तरफ नहीं है। और यहाँ पर भी देखो एक तरफ एरो है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों तरफ एरो बना दिए हैं। तो बस इसको आंसर कौन सा होगा? बी नंबर हो जाएगा। पूछा गया था ना अन्य तीनों आकृतियों से कौन सा भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आगे पूछा गया है नीचे दी गई संख्याओं के अनुक्रम में कितने ऐसे 9 हैं जिनके तुरंत पहले 6 होना चाहिए परंतु बाद में 4 नहीं होना चाहिए। अभी इसके पहले सवाल इस टाइप के 2 करवा चुके हैं, इसको भी कर लेते हैं। पहले देखो 9 पे फोकस करिए और उसके पहले 6 होना चाहिए, यानी 9 के पहले 6 होना चाहिए, ठीक है ना। 9 के पहले 6 होना चाहिए, एक पकड़े मिल गया। 9 के पहले 6 है ना, अब बाद में 4 नहीं होना चाहिए, बाद में तो 5 है। चलो और देखते हैं, 9 के पहले 6, 9 के पहले 6, एक ये मिला, चलो 2 हो गए। और देखिए 9 के पहले 6, 9 के पहले 6, एक ये मिला, 3 हो गए। और देखिए लेकिन यहाँ पर कह रहा है ना 4 नहीं होना चाहिए, ये नहीं ले सकते हैं। और देखिए 9 के पहले 6, एक ये हो गया, 9 के पहले 6, एक ये हो गया। तो ओवरऑल आया कितना? 3 2 5, यानी इसका जो ऑप्शन सही होगा बी नंबर सही होगा, ठीक है ना। तो यही तो पूछ रहा था कि 9 के पहले ऐसे कितने 6 हैं लेकिन बाद में 4 नहीं आना चाहिए। बहुत ही सिंपल होता है, इसमें तो ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगता है। अब देखिए एक सवाल ये है 5 पुस्तकें शेल्फ पर रखी गई हैं। पुस्तक की गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकों के बगल में नहीं रखी गई है। इतिहास की पुस्तक अंग्रेजी पुस्तक के बगल में नहीं है। गणित की पुस्तक जीव विज्ञान की पुस्तक के बगल में है। जीव विज्ञान की पुस्तक पंक्ति के बीच में है।
तो फिर इतिहास की पुस्तक के बगल में कौन सी पुस्तक है? अब देखो, ये लैंग्वेज तो इतना बड़ा लिख देते हैं, लेकिन सवालों में कोई विशेष दम नहीं होती है। अगर आप थोड़ा सा भी समझ लेंगे ना तो आपका सवाल लग जाएगा। देखो, सबसे पहले देखो बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकों के बगल में नहीं है। यानी जो गणित की पुस्तक है, अब मान लेते हैं गणित की पुस्तक अगर यहाँ पे रख देते हो, ठीक है ना, तो गणित की जो पुस्तक है, साफ साफ लिखा हुआ है गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकों के बगल में नहीं है। इसका मतलब ना तो यहाँ हिंदी आएगा ना तो अंग्रेजी आएगा। तो अब हम ऐसा करते हैं, अंग्रेजी और हिंदी को थोड़ा सबसे अलग कर देते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी हिंदी को सबसे हम अलग कर देते हैं, ठीक है ना। अगल बगल बोला था ना कि नहीं है, इनको सबसे हमने लास्ट में कर दिया। अब यहाँ पर बोला इतिहास की पुस्तक अंग्रेजी पुस्तक के बगल में नहीं है, इसका मतलब इतिहास की पुस्तक यहाँ तो नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इतिहास की पुस्तक यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना, इतिहास की पुस्तक यहाँ रख देते हैं। गणित की पुस्तक जीव विज्ञान की पुस्तक के बगल में है, इसका मतलब जीव विज्ञान की पुस्तक कहाँ होगी, यहाँ रही होगी। तो वो जैसे बोला वैसे हमने कर लिया। अब प्रश्न में क्या पूछा था, इतिहास की पुस्तक के बगल में कौन सी पुस्तक है, तो गणित होगा, बस हो गया। कुछ इसमें नहीं था। ऑप्शन देखते हैं, गणित कहीं लिखा था क्या, ये देखो लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो, सवालों को अगर लैंग्वेज अगर अच्छे से पढ़ लिया, उसको इम्प्लीमेंट तेजी से कर लिया तो लग जाता है। ऐसे सवालों में रीजनिंग में उलझा देते हैं, लेकिन आप आसानी से पढ़ेंगे जल्दी से तो आपका लग जाएगा। देखो, ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इस टाइप के प्रश्न आते भी हैं यूपीएसआई वगैरह में। लिखा हुआ है, एक तालाब में कुछ कमल के फूल हैं, उनकी संख्या प्रतिदिन दुगनी हो जाती है। यदि तालाब 6 दिन में पूरा भर जाता है तो तालाब को आधा भरने में कितने दिन लगेंगे? देखो, जब भी सवाल कहे पूरा भर जाता है आधा भरने में, तो जो 6 दिन लिखा होता है ना, उसमें से एक दिन कम कर देंगे, यानी 5वां दिन ही उसका राइट आंसर होता है। ये तो हो गया ट्रिक। अगर इसी में बोल दिया होता कि 30 दिन में पूरा भर जाता है, तो बताइए तालाब को आधा भरने में कितने दिन लगेंगे, तो 30 से कम करके 29 दिन बता दिए होते। ये तो हो गया ट्रिक, आसानी से पेपर में कर लिया जाए। कैसे होता है थोड़ा हम समझा देते हैं। देखो, यहाँ पर कुछ कमल के फूल हैं, प्रतिदिन संख्या दुगनी हो रही है। तो चलो हम मान लेते हैं कि कमल का फूल मान लेते हैं 1 है। पहले दिन दुगना हुआ यानी 2 हो गया, फिर अगले दिन दुगना हो जाएगा 4, फिर 4 का दुगना 8, फिर 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64। अब आप ये बताइए, पहला दिन हो गया, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें दिन में क्या हुआ, छठवें दिन में पूरा भर जाता है। अब ये बताओ, पांचवें दिन में आधा भरा होगा ना, तो पांचवें दिन में कितने फूल रहे होंगे, 32 रहे होंगे। अब देखो, 64 फूल का आधा ही तो 32 होता है, तो ये 32 यानी इसका आधा होने में कितने दिन आपके लग गए, 1 2 3 4 5, ये होता है, ठीक है ना। इस तरीके से लगाया जाता है। अब अगर इसी में मान लो पूछ लिया होता चौथाई भाग, यानी 64 मान लीजिए पूरा कंप्लीट हो रहा था, चौथाई पूछता, तो फिर इसका आंसर क्या आता, 16, यानी 16 तभी आएगा, यानी इसमें एक दिन और कम करना पड़ेगा, यानी 4 दिन, ठीक है ना। अगर वो पूछ लिया होता कि चौथाई बनने में कितने दिन लगेंगे, 4 दिन, आधा कहेगा तो उससे एक दिन कम कर देते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होगे। डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाकी समझा दिया कैसे हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर, यदि आप परीक्षा में असफल हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? अगली बार प्रयत्न करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, परीक्षा में बैठना बंद कर देंगे, अपनी चिंताओं का दमन करने का प्रयत्न करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो आपकी चिंताओं को दूर कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जब आप परीक्षा में असफल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, आप अपने कॉमन सेंस से सोचिए क्या करेंगे। अगली बार फिर से प्रयत्न प्रयत्न करेंगे, और जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ ही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देखो, अगली बार अगर फेल हो जाते तो आपको प्रयास करना पड़ेगा ना। तो इसका अब फिर परीक्षा में बैठना बंद, ये तो है नहीं कि फेल होने के बाद कोई दोबारा परीक्षा में नहीं बैठेगा, ये तो गलत बात है। ये सब चीज़ें फालतू की हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर अगली बार प्रयत्न करेंगे और जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाले प्रश्न होते हैं, दिमाग से सोचना पड़ता है। यहाँ पर देखते हैं, पेशे में रुचि से रिलेटेड है। आप घर पर आराम से काफ़ी लेते हुए अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रहे हैं। यदि दफ्तर तुरंत पहुंचने के लिए आपको कहा जाए तो आप क्या करेंगे, उस काम को टालने की कोशिश करेंगे? मान लो आप घर पे बैठे हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, अचानक फ़ोन आ जाए कि आपको ऑफिस जाना है, तो क्या करेंगे? आपको ठीक न लगते हुए आप उठकर दफ्तर चले जाएंगे,
अपनी जगह किसी और को भेजने का यत्न करेंगे। अच्छा, तुम्हारा काम है, किसी और कैसे भेज सकते हो? दफ्तर जाकर शिकायत करेंगे, ये भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी पड़ जाता है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको ठीक न लगते हुए भी आप उठकर दफ्तर चले जाएंगे, क्योंकि आप जिम्मेदार पर्सन है और आपको जाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आंसर नंबर बी नंबर इसका क्या होगा, सही होगा। समझ गए होंगे, इस तरीके से करना था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता है। यदि 4+5 = 41, 10+12 = 244, तो 6+8 का मान कितना होगा? अब इससे सवाल सिंपल नहीं हो सकता है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, आप जोड़ देंगे ना तो कितना आएगा, 41 आएगा। उसी प्रकार 10 का स्क्वायर 100, 12 के स्क्वायर 144, जोड़ देंगे ना 244 आएगा। 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, 64 36 जोड़ देंगे तो 100 आएगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जो प्रश्न आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर के थे। इसके बाद और भी प्रश्न है, वो अगले पार्ट में कवर करेंगे। और जैसा भी दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो या ना लगा हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।